अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान की जबाबंदी करने वाला तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अपने कप्तान की जबाबंदी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने हिदायत जारी की है कि कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। ये सरजनिश मुस्लिम लीग नून के कप्तान और मरियम नवाज के शौहर नामदार कैप्टन सफदर के उस इंटरव्यू के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी पर खुलकर तनकीद की थी। कैप्टन सफदर ने अपने ही मोर्चों पर फायरिंग करते हुए कहा, सुनिएगा जरा। नाज़रीन, कैप्टन सफदर को इससे पहले भी पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी करने पर शो कॉज नोटिस जारी हुआ था। अब लगता है कि उन्हें एक नया नोटिस आने को है। कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि वो नहीं समझते कि मरियम नवाज अगली वजीर आज़म बन सकती हैं। इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पार्टी पर अपनी गिरफ्त किस हद तक मजबूत कर पाएंगी। इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन जब से उन्हें पार्टी में अहम किरदार दिया गया तब से नवाज शरीफ के सीनियर साथी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये सिलसिला 2017 में चौधरी निसार अली खान की अलहदगी से शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज के तुंदो-तेज बयानात से पार्टी बंद गली में आ गई। 4.5 बरस बाद मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एक टीवी इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी से जब पूछा गया कि क्या वो मरियम नवाज को अपना लीडर मानते हैं या नहीं, इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ इनकार तो नहीं किया, लेकिन ऐसा जवाब दिया जिसका मतलब इनकार के अलावा कुछ नहीं था। नाज़रीन, सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ और सीनियर लोग भी मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से इनकारी हैं। 40 बरस से मियां नवाज शरीफ के साथी और मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर सरदार मेहताब अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा देते हुए मरियम नवाज के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को और भी रंग दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। मरियम साहब ने आपको इनवाइट किया? नहीं, हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया, पूछा तक नहीं है। और उनका ख्याल है कि हमको जमात में वो नौकर हैं जो हाथ बांधे हुए खड़े हो जाते हैं। दिस इज रॉन्ग, वी आर नॉट दोज पीपल कि हम हाथ बांध के खड़े करने, हमें तो किसी ने रास्ता तक भी नहीं किया। नाज़रीन, सीनियर रहनुमाओं की अलहदगी या ताल्लुकी से पार्टी को बज़ाहिर ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल लोगों से फर्क पड़ता है। जिस तरह चौधरी निसार के जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की जिम्मेदारी सिर्फ शहबाज शरीफ पर आ गई थी। अगर चौधरी निसार पार्टी का हिस्सा होते तो मुस्लिम लीग नून के मामलात मजीद बेहतर हो सकते थे। बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर अगर मरियम नवाज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उन्हें अपने साथ चलने पर रजामंद कर लें तो ये उनकी बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। नाज़रीन, कैप्टन सफदर के बयान और उस पर मरियम नवाज के रद्द-ए-अमल से यूं लगता है कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे को पूरी तरह बनाना चाह रही हैं। अपनी कोशिश में वो किस हद तक कामयाब हो सकती हैं, इस हवाले से मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या मरियम नवाज पार्टी को इस हद तक मुतहरिक करने में कामयाब हो पाएंगी कि वो आइंदा इलेक्शन में मेरे कप्तान की मकबूलियत का मुकाबला कर सकें? सवाल नंबर 2, क्या आने वाले इलेक्शन के लिए जो टारगेट मरियम नवाज को दिए गए हैं वो पूरे हो सकेंगे? सवाल नंबर 3, मरियम नवाज की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन क्या उनकी सियासी सूझबूझ और जोड़ तोड़ की सलाहियत मियां नवाज शरीफ जैसी है या नहीं? क्या वो मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ का मुतबादिल बन सकती हैं? सवाल नंबर 4, मरियम नवाज के लिए एक बड़ा चैलेंज, वो अपनी पार्टी के अंकल्स को किस तरह साथ लेकर चलती हैं या उन्हें शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तरह अंकल्स को साइडलाइन करना पड़ेगा? सवाल नंबर 5, सीनियर रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का पार्टी को किस हद तक नुकसान होगा? सवाल नंबर 6, क्या मरियम नवाज पार्टी के अंदर दोनों बड़े ग्रोहों को मियां नवाज शरीफ की तरह एक साथ लेकर चल पाएंगी? सवाल नंबर 7, पंजाब में हमजा शहबाज की पार्टी पर गिरफ्त मजबूत है, ये मजबूत गिरफ्त मरियम नवाज के लिए आसानी का बायस बनेगी या उनके लिए चैलेंज साबित होगी? सवाल नंबर 8, एक बात वाज़ेह है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो यकीनन पार्टी में उनका किरदार महदूद हो जाएगा। क्या इस बात का इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ भी शाहिद खाकान अब्बासी की तरह मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए लंदन में ही रहें और वापस ना आए? सवाल नंबर 9, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ये पूछना जरूरी है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन किस कारकर्दगी और किस बयानिए पर लड़ेगी? सवाल नंबर 10, क्या वोट को इज्जत दो का बयानिया वापस आएगा या मुस्लिम लीग नून को नया बयानिया बनाना पड़ेगा? सवाल नंबर 11, माजी में एस्टैब्लिशमेंट को मरियम नवाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, क्या अब एस्टैब्लिशमेंट मरियम नवाज पर एतबार करने को तैयार हो जाएगी? सवाल नंबर 12, भावलपुर में मरियम नवाज ने जिस तरह अपने नए ओहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वालों के खिलाफ नापसंदीदगी का इजहार किया, क्या वो रवैया मुनासिब था? सवाल नंबर 13,
मरियम नवाज माजी में नए टैक्स लगाने और अशियाए ज़रूरत महंगी करने के फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी हैं। क्या ये मुस्लिम लीग नून की गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी का हिस्सा है? सवाल नंबर 14, क्या कैप्टन सफदर का ये तज्जिया दुरुस्त है कि अगर अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत भी गई तो मरियम नवाज वजीर आजम नहीं बन सकेंगी? सवाल नंबर 15, कैप्टन सफदर ने अगला इलेक्शन 2025 में होने की बात की, क्या उनकी जबान फिसल गई थी या उन्होंने ये बात मालूमात की बुनियाद पर की है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहब आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी इस वक्त हमारे साथ ही प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये जो कुछ भी कैप्टन सफदर की जानिब से कहा गया है, एक तो उन्होंने कहा जी वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है हमने खुद दफन किया है और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के हमने ये सब कुछ अपने पाँव पे अपने एक किस्म की कुल्हाड़ी मारी है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा जो है अगले इलेक्शन की बदौलत वजीर आजम नहीं नजर आ रही उनको, और इलेक्शन भी 2025 की वो बात कर रहे हैं। सर, ये हो क्या रहा है पार्टी में? किस तरह देखते हैं आप इस सारे चीज को? देखिए, वैसे तो कोई भी सियासी पार्टी हो उसके अंदर इख्तलाफ होना एक आम सी बात है, उसको उस पर कुछ ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की बातें हो रही हैं, स्पेशली मरियम बीबी की, जब से ये कहा गया है कि वो सामने आएंगी, मुस्तकबिल की वो वजीर आजम होंगी, पार्टी के अंदर भी आपको रिजेंटमेंट नजर आ रही है और अब तो उनके खानदान के अंदर भी एक तरह से आपको रिजेंटमेंट नजर आ रही है। उनके पहले चाचा के हवाले से बात की जाती थी, अब उनके अपने शौहर जो हैं वो ये कह रहे हैं मैं नहीं देखता। फिर आपने शाहिद खान अब्बासी साहब का भी बयान सुनाया और साथ साथ फिर इशू दूसरा जो बड़ा मसला इनके लिए बन रहा है वो इनके बयानिए का है। इनके पास इस वक्त कोई सियासी नारा या सियासी बयानिया नहीं है। आप पहले भी सब कह रहे थे कि जी वोट को इज्जत दो वाला बयानिया एक तरह से इन्होंने खुद ही पीट डाला और अब कैप्टन सफदर ने तो बिल्कुल ही उसको दफन कर दिया। दूसरा इनका बयानिया ये था कि जनाब हमारे साथ ये कुछ होता रहा, इमरान खान हमारे साथ जुल्म करते रहे। अब कल जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और आपने भी उस हवाले से उसमें कुछ चीजें ऐड की बात में, उसमें एक बात जावेद चौधरी साहब ने ये भी लिखी कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि शौकत तरीन के मुकदमात नैब के जरिए जनरल फैज को कह के हमने खत्म करवाए। उसकी कोई तरदीद नहीं आई जनरल बाजवा की तरफ से भी। तो अब ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कर रहा था इनके साथ, वो इमरान खान के कहने पे नहीं कर रहा था, वो किसी और के कहने पे कर रहा था। जो इमरान खान का बयानिया था कि जी नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नैब न्याजी गठजोड़ करते रहे, लेकिन अब हकीकत खुल के सामने आ गई। जनरल बाजवा ने खुद इतराफ कर लिया है कि जनाब वो तो मैं करवा रहा था, वो नैब से तो हम करवाते थे। तो इनकी ये दोनों चीजें, एक वो कि नैब के जरिए इनकी विक्टिमाइजेशन इमरान खान ने की, वो भी बयानिया इनका पिट गया, और दूसरा वोट को इज्जत दो वो वाला भी बयानिया इनका पिट गया। तो इनके लिए मुश्किलात तो होंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं अभी भी ये समझता हूं कि जो मरियम नवाज हैं उनका जो वोटर सपोर्टर है पार्टी का, वो उनको पसंद करता है। मुझे उनकी पार्टी में नवाज शरीफ साहब के बाद उनसे बड़ा कोई लीडर नजर नहीं आता उनकी पार्टी के अंदर। ठीक, अज़मा बुखारी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। कैप्टन सफदर साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो का बयानिया हमने खुद दफन किया है, अपने हाथ से दफन किया है। तो अगर एक चीज़ अब दफन हो गई है तो कब्र खोद के दोबारा निकाली जाएगी। किस तरह अगले इलेक्शन के अंदर आप बयानिया लेके चलेंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने इतनी लंबी चौड़ी वो 15 सवाल किए, मुझे नहीं पता कि मैं उनके जवाब देने के जो है वो किस तरह वो कर सकती हूँ जितने छोटे टाइम के अंदर। बट पहले तो आपके सवालात पे बात कर लूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उनके ऊपर दरपेश है, और अतर काज़मी साहब जैसे जो है वो तज्जियाकार जो है उनकी भी राय ये है कि मरियम नवाज को लोग पसंद करते हैं, उनके पार्टी के वोटर सपोर्टर्स उनके साथ हैं। तो हर चीज़ को शुरू होते वक्त कुछ ना कुछ मुश्किलात आती हैं, और वो बेनज़ीर भुट्टो को भी आई थी। लेकिन जो भी आपने शाहिद खान अब्बासी साहब की बात की हो या मेहताब अब्बासी साहब की बात की हो, किसी ने भी पार्टी छोड़ने का कोई जो है वो ना फैसला किया ना कोई ऐलान किया, और ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई जो है अच्छा हो कि ये बातें आपस में कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर वो पब्लिकली आ भी गए हैं, बड़े हैं, तो उसमें कोई दूसरी मतलब उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इवन मेरी कल जब मुलाकात हुई मरियम नवाज साहिबा से, तो वो तो मतलब अब्बासी साहब के लिए वो उनको तकलीफ थी। उन्होंने कहा कि मुझे एक जो उन्होंने कहा कि उनको बताया नहीं गया, मेरी इतलात के मुताबिक बिल्कुल अब्बासी साहब ऑन बोर्ड थे उनके इस ट्रिप के ऊपर, लेकिन उनका प्रॉब्लम अमीर मुकाम साहब से है। और अमीर मुकाम साहब की उनकी जो एक इलाकाई जो एक वो चलती है, चूंकि पहले वो प्रेसिडेंट रहे हैं, अमीर मुकाम साहब है, तो वो इस वजह से
जी मेहताब अब्बासी साहब की, जी मैं केपीके की बात कर रही हूँ। सो इस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कुछ हद तक दुरुस्त थे उनको, लेकिन ये कहना कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसा कोई बात नहीं। और मरीम नवाज़ के अंदर ये हौसला और ये ज़र्फ़ मौजूद है कि वो अपने बड़ों को जो है वो जाकर मनाने के लिए भी तैयार होती हैं। और ये शाहिद ख़ान अब्बासी साहब के बारे में भी आपने सुना, वो खुद कह चुके हैं कि वो उनको जाकर मनाने के लिए भी तैयार हैं। इवन मेहताब अब्बासी साहब के पास भी जाने को उनको कोई अमर माने नहीं है। सो उनके अंदर कोई अकड़ और कोई गरूर और वो नहीं है। वो तमाम लोगों को, तमाम अंकल्स की भी उनको ज़रूरत है, जहां उनको यंग लोगों की ज़रूरत होगी, जहां उनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन उनको अपने जो अंकल्स हैं उनके साथ भी वो साथ चलना चाहती हैं। इसमें कतई तौर पर दूसरी राय नहीं है। दूसरा जो आपने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि मरीम नवाज़ अकेली जो है वो शायद कर रही होंगी, ऐसा नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ भी होंगे, उनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ भी होंगे, पूरी पार्टी होगी, हमजा शहबाज होंगे और हम सब मिलके इलेक्शन के अंदर जो है वो जाएंगे। अभी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का एक मरहला है जिसके अंदर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले वक्त में एक टीम की तरह जैसे हमेशा पीएमएल ने इलेक्शन लड़ा वैसे ही लड़ेंगे। जी वो बहुत अरसे से मुल्क से बाहर है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि इससे वो मुल्क से बाहर है तो फिर अब उनकी कोई जगह नहीं है या सियासत में वो रोल प्ले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और यकीनन बहुत जल्द वो भी जो है वो वापस आएंगे। अब आपके सवाल की तरफ आ जाती हूँ। देखिए, वोट को इज्जत दो तो कभी दफन हो नहीं सकता। बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर बिल्कुल पार्टी के अंदर दो राय मौजूद थी और बड़ी स्ट्रांग राय थी, हर एक के जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे। लेकिन जब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो फिर पार्टी को, तमाम लोगों को डिसिप्लिन यही होता है कि आप उसके साथ खड़े होना पड़ता है। सो वोट को इज्जत दो दफन इसलिए नहीं हो सकता मंसूर साहब कि जब तक वाकई इस मुल्क में वोट को इज्जत नहीं मिल जाएगी ना, तब तक ये वोट को इज्जत दो कैसे दफन कर लेंगे। अब कल जो चीजें से सो पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं पार्लियामेंट के बारे में, जो उन्होंने तमाम वजीर आजम जो है उनको उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या समझ लिया और एक उनको ईमानदार लगा है, तो ये वोट को इज्जत दो फिर हुई नहीं हुई ना, तो वोट को इज्जत दिलाना भी बाकी है। उसके बाद जो ये एक स्टेट के अंदर स्टेट बनाने का जो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है या ये जो है वो किया जाता है कि जी रियासत के जो मामलात हैं उसके अंदर बाकी इदारे मुदाखलत करते हैं, क्या ये पाकिस्तान में अचीव कर लिया हमने? नहीं। तो वोट को इज्जत दो अभी तक मौजूद है। सो वोट को इज्जत दो तो अल्लाह करे हमारी जिंदगी में हमारी जो है वो हम ये देख पाए कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत मिल जाए और ये नैरेटिव को वाकई हमें जो है वो दफन करना पड़े। लेकिन मुझे कम अज कम वोट को इज्जत दो जो है वो उसको अभी बहुत आगे लेके जाने की जरूरत है। उस पर अभी तक हम बहुत पीछे हैं और वोट को इज्जत दिलाने के लिए भी मुझे लगता है और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। अतर काज़मी साहब की एक सिर्फ बात का जवाब दे दूं। अतर काज़मी साहब ने एक जो वो है वो कि उन्होंने कहा कि वो छुड़वा लिया था शौकत तरीन को और उसके ऊपर उन्होंने सारा नैरेटिव जो है वो कह दिया कि वो इमरान खान बरी ज़िम्मा है इससे। वो तैयबा गुल जो है उसकी किसने इस्तेमाल की थी वीडियो चेयरमैन नैब के खिलाफ, किसने चलवाया था अपने दोस्त के चैनल के ऊपर, कौन ब्लैकमेल करता रहा चेयरमैन नैब को? चेयरमैन नैब अपने मुंह से बता चुके हैं। और फिर इमरान खान जो है वो खुद खड़े होकर पॉलिसी बयान नहीं देते रहे नैब के बारे में, क्या उनके वुज़रा उनके अपने साथी जा के बताते नहीं थे फलाना पकड़े जाने लगा, फलाना पकड़े जाना, मैंने फलाने की फाइल देखी है, मैंने फलाने का केस देखा है, हम केस बनवा रहे हैं। मतलब ना करें अब इस तरह ना। अब आप मान लें, या तो शर्मिंदगी होनी चाहिए इमरान खान के ऊपर, वो कहे कि मुझसे गलती हुई और मैंने जुल्म किया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कहना कि ये सब हुआ है लेकिन मैंने नहीं किया, इतने बच्चे तो हम नहीं हैं कि आपकी ये बात बाय कर लेंगे। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे इजाजत। शेख वकास हकीम साहब, सर ये जो कैप्टन सफदर का ये बयान सामने आया है, उनका ये मानना अब लग इस तरह रहा है कि पिछले चंद दिनों से एक नई मूवमेंट शुरू हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के खिलाफ जो है एक बयानिया बिल्ड करके अब सियासत करना चाहती है और इसी को अपना नैरेटिव बनाएगी अगली इलेक्शन कैंपेन के लिए। सर ये सारा कुछ जो है मुमकिन है? सबसे पहली बात तो ये कि सब कुछ जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब भी उनको ब्लेम करते हैं, मुस्लिम लीग नून भी अब कुछ इसी तरह की कोशिशें कर रही है, महंगाई का तूफान वैसे ही अवाम को जो है वो इस वक्त परेशान कर रहा है। इस सारी चीज़ों के अंदर क्या ये बयान चल सकेगा या पिट जाएगा? मंसूर भाई, पहली बात तो यह है कि इस वक्त ये बयानिया रेलेवेंट ही नहीं है कि आपने अदम एतमाद करके एक हुकूमत ली है। उससे पहले आपने महंगाई मुकाओ मार्च जो है वो किए, आपने लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, उनके इत्तेहादी टूटे, आपकी मदद की गई, आपकी हुकूमत आ गई, फिर आपकी सूबे में भी हुकूमत रही हमजा शहबाज साहब की चंद दिन, और मईशत जिस नहज पर पहुंच चुकी है,
जिस तरह लोगों को इस वक्त इस मुल्क में रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं और बार बार हुकूमत, वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि दिवालिया होने वाला है, डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं दिवालिया होने वाला है, और साथ ये भी बार बार कौम को बावर कराया जा रहा है कि हमें हार्ड फैसले लेने हैं, मुश्किल फैसले लेने हैं। मुश्किल फैसले का मतलब जो है देसी जबान चाहिए होता है ना कि भाई असी महंगाई करनी है तो तुसी बर्दाश्त करना है। यही अच्छा वो भी बार बार बताया जा रहा है, कौम तैयार हो जाए, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। अच्छा अब ये सारा कुछ होने के अंदर डू यू रियली थिंक कि इट इज़ रेलिवेंट कि आप किसी रिटायर्ड जनरल को कहें कि उसने हमारे साथ ये किया और उसने हमारे साथ वो किया? उसने आपके साथ जो मर्जी किया। अगर आप उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की और वो इमरान खान को ले आए, ये आप इल्ज़ाम लगाते हैं, चले ठीक है, फिर कोई ना कोई आपको भी लेके आ गया अदम एतमाद में आपकी इमदाद करके, फिर आप उसके अंदर शामिल थे जब आपने उनकी एक्सटेंशंस के ऊपर उसको अप्रूव किया, उसको वोट दिए, जैसा कि हमारे भाई कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं, घर के आदमी है ना, घर के बेदी हैं, बाहर के आदमी तो नहीं है। अब प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि इन हालात में जब मईशत तबाह हो चुकी है और आपके पास अनाने हुकूमत है, आप डू यू रियली थिंक कि पीपल विल बाय योर स्टोरी? मतलब पीपल वुड लाइक टू लिसन, वो आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि तेल कदों घट होएगा, महंगाई कदों घट होएगी, जॉबलेसनेस कदों कम होएगी, कोई ये अशिया खुर्दनोश का कम होंगी। इस मुल्क में पिछले 3 महीनों से एलसियाँ कोई नहीं खुली हैं। रमज़ान में इस मुल्क में घी और कुकिंग ऑयल नहीं होगा क्योंकि एलसियाँ ही नहीं खुली हैं, पामोलिन नहीं आ रहा यहाँ पे कल, सिर्फ कल के दिन में फैसलाबाद में 42 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, 1200 बंदे बेरोजगार सिर्फ कल के दिन में हो गए। आपका ख्याल है कि जब चीज़ें बढ़ेंगी तो रियली कोई बंदा बॉदर करता है भाई जनरल बाजवा ने की कीता तो की नहीं कीता? बंदे तो इस वक्त ये पूछना चाहते हैं कि साढ़े नाल तुसी की करन लगे हो। मैंने अभी बात खत्म नहीं की मंसूर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें लोग अभी बाय नहीं करेंगे। आप जिस वादे के मुताबिक अदम एतमाद करके अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा। देखे ना, कैप्टन सफदर साहब ने तो बड़ा वाजे कर दिया, इनसे ज़्यादा करीबी आदमी कौन हो सकता है क़यादत के, इनसे ज़्यादा अहम आदमी कौन हो सकता है। हर जगह पे मरियम बीबी के साथ रहे हैं, हर जगह हर जलसे में उनके साथ नज़र आते हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि जनाब ये दफन हो गया ये नज़रिया, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सबसे पहले अपने घर के बंदों को कायल करना होगा। पाकिस्तानी अवाम को तो बाद में कायल करेंगे ना जी। जदों तुहाडे घर दे बंदे ही तुहाडी गल नाल एग्री नहीं करते, तुसीं बाहर वालियां नूं किवें एग्री कराओगे? सो पहले अपने, और दूसरा जो अंकल्स की बात होती रही है, मैं वो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर सबसे ज़्यादा तो आप रेलेवेंट है उस पर बात करने के लिए। देखें, उस्मा बुखारी साहब ने ये बात ठीक कही है, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बेनज़ीर साहिबा को भी ये मसाइल पेश थे। और उस वक़्त जो अंकल्स उनको तंग करते थे, और वो इसीलिए तंग करते थे, वो ये समझते थे कि इनकी उम्र नहीं है, नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है। बट आहिस्ता आहिस्ता वो सारे अंकल इररेलेवेंट हो गए सन। अच्छा, अंकल्स की हैसियत भी होती, कोई रेलेवेंट होता है, कोई इररेलेवेंट होता है। अब जिनकी पब्लिक के अंदर, यानी कि जतोई साहब का अपना हल्का था, वो इररेलेवेंट नहीं हुए। उसके बाद भी उनके बच्चे भी एमएनए बनते रहे, उनकी औलाद में से आज भी उनके पास सीटें मौजूद हैं। जावेद जब्बार जैसे बंदे फारिग हो गए, खर साहब जैसे बंदे जिनके हल्के कमजोर हो गए चले गए। बट रेलेवेंट अंकल्स जो हैं वो फिर बाद में तंग करते होते हैं और उनसे नुकसान होता है। बट अल्टीमेटली अगर ये इफ़ शी होल्ड्स हर ग्राउंड, अगर मरियम साहिबा इसी तरीके से, तो वो ये अंकल शक्ल बाद में बॉदर शौदर कोई नहीं करते, चीज़ें टाइम के साथ साथ सेटल हो जाती हैं। पर इस वक्त इनके लिए अंकल इशू नहीं है, इसलिए इनके लिए ये इशू है कि घर दे बंदे गल मंदे नहीं पाए, अवाम नूं की समझावांगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला आपने कहा है। ये अज़मा साहिबा वाकई वैसे ये फैक्ट है कि अगर आप घर के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए तो बाहर जाके आम बंदों को किस तरह कन्विंस करेंगे? नहीं, ये बात नहीं है कि घर के बंदों को कन्विंस नहीं कर सके। देखिए, हर एक की राय हो सकती है। एक तरफ आप कहते हैं हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, और अगर कोई जो है वो अपनी बात कर दे, अपनी राय का इजहार कर दे, तो फिर आप लोग कहते हैं कि बड़ी मुसीबत हो गई है, इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। पहले तो बात यह है कि शेख अकरम साहब ने जितना भी वकास अकरम साहब ने महंगाई के हवाले से, माशी हवाले से जो बात की, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसमें उनका ये कहना कि जनरल बाजवा साहब जो है वो इररेलेवेंट है और लोग इसको बाय नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि शेख वकास अकरम साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको ये तो मालूम ही होगा ना कि ये IMF का मुआहदा कौन करके गया था, ये पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये पे किसने पहुँचाना था, ये बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने का साइन जो है वो शौकत तरीन करके आए थे, और उसके बाद अपनी हुकूमत जाने से पहले जो है वो उसको डिफाई कर दिया। और आज ये हाल है कि हमें दोबारा उस मुआहदे को जो है वो करने के लिए नाक की लकीरें निकालनी पड़नी है।
केस में कोई दूसरी राय नहीं। और हमारे लिए भी बड़ा आसान होता ना कि हमें भी अगर जो है वो लेना देना ना होता, हम भी जो कह रहे थे मान लेते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, हमें मालूम है। और ये बात इसलिए रेलेवेंट है जनरल बाजवा साहब की कि जनरल बाजवा साहब ने जब इमरान खान साहब की बहुत मोहब्बत अरूज पे थी उनके दिल के अंदर, और जब प्रोजेक्ट इमरान खान पे बड़ी मेहनत से काम हो रहा था, उस वक्त पनामा के केस से पहले जो है वो पाकिस्तान कहां खड़ा था, और पनामा के केस के बाद से पाकिस्तान का मुसलसल एक नोज डाउन है और पाकिस्तान का एक डाउनफॉल है। तो ये बिल्कुल जो वो 200 माहिरीन की जमात थी ना, उनके पास लोग थे इमरान खान के, उसी झांसे में शायद ये लोग भी आ गए। इन्होंने कहा पता नहीं क्या आके कारनामा सद अंजाम दे लेंगे, मैं पैसे भी बहुत इकट्ठे कर लूंगा, मैं जो है पता नहीं क्या कर दूंगा। ये नहीं हुआ ना। मेरा एक सिर्फ सवाल है कि आप इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस पे जब बात करते हैं, देखिए ये टारगेट्स आपने सेट किए थे इस अवाम के लिए। इसहाक डार साहब ने इस अवाम को ये कहा था जनाब 200 से नीचे मैं डॉलर लेकर आऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, और मैं IMF की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ मैं मुज़ाकरात करूंगा। जरूरत नहीं है कि हर चीज उनकी मान ली जाए, सब कुछ आपने माना है। आज अनाउंस करके हटे हैं इसहाक डार साहब, 170 अरब डॉलर रुपए के नए टैक्सेस आप लोग लगाने जा रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और डार साहब ने ये कोशिश की हर हत्तुल इम्कान, एक मिनट हत्तुल इम्कान कोशिश की, और इसी बात को अभी कुछ तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि जी देर कर दी, चूंकि वो बारगेन जो कर रहे थे, जो सख्तियां IMF हमारे पर लगाने चाहिए। बिकॉज देखिए IMF ने मुआहिदा रियासत पाकिस्तान के साथ किया था, लेकिन इमरान खान ने उसके साथ जो है जमान पार्क वाला हाल किया कि जो उनका दिल चाहेगा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो हाल किया। और IMF जो है वो हमारी ना बात सुनने के लिए ना करने के लिए तैयार है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हम जो है तेजी से नीचे आने शुरू हुए। अब IMF की जो जहर की गोली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जहर की गोली। और दूसरा मैं ये स्टेटमेंट दुरुस्त करा दूं शेख वकास अकरम साहब की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वजीर दिफा ने भी और वजीर आजम ने भी कह दिया कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा डिफॉल्ट होने जा रहे थे, हमने बचा लिया है। हमने वो तमाम कोशिशें, वो सख्त फैसले हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जा सके। और ये तो ये भी कहते थे, पीटीआई वालों ने ये भी कहा कि ये अपनी अदायगियां मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो, तो मेरे ख्याल में डिफॉल्ट से रोकने के लिए ही जो है वो ब्रेक भी हुकूमत भी कोशिश कर रही है, तो हम भी कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अज़मा बुखारी साहिबा ये फरमा रही थी कि आज जो भी मुल्क की माशी सूरत हाल है, IMF अगर हमारी बात नहीं मानता, IMF के साथ अगर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं उनकी वजह से, तो उसमें इमरान खान साहब का कसूर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने IMF के साथ किया हुआ मुआहिदा तोड़ा, जिसकी वजह से आज हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अतर साहब, मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि हमारा अगर मुआवजा करना है तो 2013 से लेकर 18 के दरमियान जो हमारा टाइम पीरियड था उसके साथ कीजिए। ये 10 महीने के ऊपर हमारा रिपोर्ट कार्ड निकालना नाइंसाफी है। सर, ये किस हद तक बात दुरुस्त है, आप मानेंगे इस बात को? देखें, पहले तो अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया यहीं पे है। अब वोट को इज्जत दो का बयानिया किस तरीके से दफन हुआ उसका अंदाजा आप इस तरह लगा लें कि ये वोट करवाने के लिए तैयार नहीं है, ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से ये सूबाई असेंबली के इलेक्शंस को मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वोट को कितनी इज्जत देना चाहते हैं। ये सिर्फ उस वोट को इज्जत देना चाहते हैं जब इनको यकीन हो जाए कि ये वोट हमारे हक में पड़ेगा, जिस तरह इन्होंने जनरल बाजवा के हक में वोट डाला था और उस वक्त वोट को इज्जत दी थी, और उस इज्जत के नतीजे में जनरल बाजवा फिर आर्मी चीफ उनकी एक्सटेंशन हुई थी। और दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ हमारा बयानिया अभी भी चलेगा। ये जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था, बाकायदा ये लोग ट्रेंड चलाते रहे कि वी स्टैंड विद जनरल बाजवा। इनकी सोशल मीडिया टीम, इनके अराकीन पार्लियामेंट इस हैशटैग के साथ ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते रहे। तो अब ये किस तरह अपने बयानिए से पीछे हट सकते हैं? बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि IMF से वो मुआहिदा करके गए थे, देखिए जी उस वक्त तो ये कहते थे ना कि IMF से जो मुआहिदा हो रहा है ये गद्दारी है। ये भी ये कहते थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ने बेच दिया, गैर ममालिक के हवाले कर दिया। तो कानून में इन्होंने तब्दीली क्यों नहीं की? नैब के कानून में जिस तरह तब्दीली की, स्टेट बैंक के कानून में भी तब्दीली कर देते, उसको वापस अपनी अंडर ले आते, अगर ये समझते हैं कि स्टेट बैंक की गिरवी रखवा दिया गया। तो ये तो आए इस बयानिए पे थे कि हमने जो इमरान खान ने IMF से मुआहिदे करके या जो कुछ करके अपनी नाअहली की वजह से महंगाई की है, हम उस महंगाई को खत्म करेंगे।
ये तो ना उस महंगाई को खत्म कर सके, ना ये IMF से कोई बातचीत कर पा रहे हैं, ना मुआहिदा हो रहा है। रोज खबर आती है जी मुआहिदा हो जाएगा। अब IMF ने इनसे बुनियादी तौर पे रसीदें मांगी हैं कि जो आप सैलाब के अखराजात का बीच में तखमीना लगा रहे हैं, वो आपने किस तरह तखमीना लगाया, ये वो आपने किस तरह खर्चा किया, उसके हवाले से हमें आप सबूत दिखाएं। अब वहां पे अब ये पता नहीं कौन सा खत पेश करेंगे। तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये वो तो हुकूमत खत्म की थी इन्होंने, और महंगाई इन्होंने साथ खत्म करनी थी, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो हुकूमत क्यों खत्म की गई थी। वो अपने जाती मफादात के लिए खत्म की गई थी, उसमें ये लोग ठीक जा रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि उस हुकूमत की कोई गलती नहीं थी या उस दौर में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन ये तो आए इसलिए थे ना कि इन्होंने आके सब कुछ ठीक करना था, ना कि सब कुछ इस नहज पे पहुंचा देना था कि जहां पे हम आज अभी आपने इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कहा है कि आप नहीं मानते कि उनके दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। आप उनके दौर के बारे में कह रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। गवर्नेंस के मिसाइल थे, महंगाई के मसाइल थे, बहुत ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन इन्होंने जो आके किया है ये तो हमें अब सब कुछ वो भूल ही गया ना। वो तो अब कौम को याद नहीं रहेगा जो इस 9 महीने में हुआ। ये शेख साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। शेख साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। शेख साहब, सर अवाम को किस तरह समझाया जाएगा कि भाई सारा हमारा कसूर नहीं है, इमरान खान साहब का कसूर है, आज जिन हालात ये जो पैदा हुए इमरान खान साहब का कसूर है? नहीं जी, मैं तो नहीं समझता कि अवाम इस किस्म की बात को मानती है, क्योंकि अवाम जो है ना, उनके पास उनको अपने पेट की पड़ी है, उनको अपनी रोज़ी रोटी की पड़ी है, उनके पास इन चोंचलों का टाइम नहीं है। वो तो सीधा कुलिया जानते हैं। आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो हमने आपसे पूछना है मारा है किसने। सवारियों से नहीं पूछना कि गाड़ी का एक्सीडेंट किसने किया, ड्राइवर से पूछना है कि गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, नंबर 1। और खसूसन जदों गड्डी बड़े शौक ना ली होवे कि नहीं जी मैंने तो ये गाड़ी चलानी ही चलानी है, तुसी पहले ड्राइवर ने उतार के आप चढ़ के बह जाओ, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ बड़े एहतराम के साथ फिर उस्मा बीन नाराज़ हो जाती हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। 12 दिसंबर 2022 प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया, नो चांस ऑफ डिफॉल्ट एज IMF प्रोग्राम सेव्ड पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये 12 दिसंबर का है कि जी नहीं जी कोई चांस ही कोई नहीं डिफॉल्ट हो जाए। 28 दिसंबर सुनो ठहर जाओ जी, ठहर जाओ। 28 दिसंबर का बयान, डिडंट नो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट व्हेन वी टुक ओथ। नाउ यू आर रियलाइजिंग आफ्टर 2 वीक्स दैट वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट एंड यू आर सेइंग कि इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरी बात बीवी जरा मुझे बात कर लेने दें। ख्वाजा आसिफ साहब का भी ऑन रिकॉर्ड है ये कहना कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। नंबर 3 चीज़ जो मैं वो बड़े उससे मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिस वक्त, और यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि जो अदम लाए, इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसने आँख का तारा बनाया हुआ था, या जो भी इन्होंने अभी बात की जनरल बाजवा के हवाले से, तो फिर लोग तो ये भी समझते हैं कि अदम एतमाद भी तो जनरल बाजवा की मेहरबानी से हुआ था। मुझे याद है, और मैंने आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले मंसूर, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर, बड़े एहतराम है हमें उनका, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मियाँ शहबाज शरीफ को खुद सुना है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इमरान खान के हाथों अच्छे काम करवाना चाहते थे, उनकी नीयत ठीक थी, इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को हेल्प किया था। प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ इज़ इन रिकॉर्ड। तो पहले मेरे भाई आप अपनी गवर्नमेंट, अपनी पार्टी फैमिली के अंदर तो कंसेंसस कर लें। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो इमरान खान से ठीक काम करवाना चाहते थे। ठीक है जी, तो अब जाके मियां शहबाज शरीफ से लड़ाई करें, हमारे से तो ना लड़ाई करें आप। ठीक है। मैं अजमा साहबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? मेरे पास अभी ब्रेक पे जाने के लिए 1 मिनट है, आप बात कर लीजिए, फिर ब्रेक पे जाके दोबारा भी आप कंटिन्यू कीजिएगा। प्लीज आप जवाब दीजिएगा। जी जाहिर है जी 2-1 है, तो मुझे जाहिर है उसका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। पहली तो बात यह है कि पहले शेख वकास अकरम साहब की बात कर लेते हैं। मतलब अजीब बात यह है कि आप खुद आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आप अपनी मर्जी के मानी देना जा रहे हैं। ये तो कोई सीनियर तजकारी ना हुई कि वो कह रहे हैं वी वर द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, तो उन्होंने कह दिया आप डिफॉल्ट होने कहा जा रहे हैं। मुझे इनको प्लीज अब इनको चुप कराइए। मैंने तो इनके बाद में कहा भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे बीबी बात करने दें, तो अब मुझे भी भाई बात करने दीजिए। उन्होंने कहा हम ब्रिंक पे है डिफॉल्ट के, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल थे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो है, अभी वो हुकूमत में थे तो ये बात आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। अगले चंद महीने जो है पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल होंगे, और हमने इस दौरे हुकूमत के अंदर जो है 23 अरब डॉलर वापस किए। 23 अरब डॉलर में से हमने 14 अरब डॉलर वापस किए हैं। इमरान खान के लिए जो इमरान
इमरान खान ने इतना ज्यादा कर्जा लिया इस मुल्क के ऊपर, मुझे कोई एक मंसूबा बता दें जो इमरान खान ने चलाया वो, जो इमरान खान ने इस मुल्क के लिए किया वो लंगर खान ने वो जो है वो भंग की फैक्ट्रियां, इसके पनाहगाहों के अलावा क्या काम किया उन्होंने आज तक? जो मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आपकी बातों पे मैं रो सकती थी, मैं रोई नहीं, तो थोड़ा सा मैनर्स का मुजाहरा अगर कर लिया जाए तो बेहतर है। फिर आपको लगता है कि हम आपसे लड़ रहे हैं, मुझे आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा हूं, मुझे मेरी बात कर लेने दीजिए। हाँ, मुझे मेहरबानी, मुझे बात करने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी मर्जी के मानी पहनाने से जो है वो बात बदल नहीं जाएगी। पाकिस्तान जो अभी अतर काज़मी साहब की बात को भी रिस्पॉन्स साथ ही कर लेते हैं। अब बात यह है कि IMF के पास तो इमरान खान ने खुदकुशी करनी थी ना, उस पर जाने से पहले इमरान खान गए ना IMF के ऊपर, फिर IMF की जो डील तोड़ के गए उसको दोबारा जब हम बात कर रहे थे, दोबारा एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की कि IMF को खत लिखो कि इनको पैसे ना मिले। वो पाकिस्तान को पैसे मिलने थे, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे मिलने थे या हमें पैसे मिलने थे? और फिर जो इमरान खान ने 60 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, असेंबलियां तोड़ना, मुझसे पूछ रहे हैं आप वोट को इज्जत दो? जिस आदमी ने 2 इलेक्टेड जो असेंबलीज हैं उनको अपनी ईगो की खातिर तोड़ दिया, वो मुझसे पूछेगा कि वोट की इज्जत दो क्या होती है? जो इलेक्शन शौक से लड़ता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बात कीजिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आके अज़मा साहबा की पूरी बात सुनते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा बुखारी साहबा बात कर रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। अज़मा साहबा, अतर काज़मी साहब ये भी फरमाते हैं कि वोट को इज्जत दो की आप लोग बात करते हैं, इलेक्शन आप लोग कराना नहीं चाह रहे, डेटे आप लोग दे नहीं रहे, तो इस तरह होती है वोट की इज्जत? देखिए, ये अतर काज़मी साहब इसलिए नहीं पूछ सकते कि जिस शख्स की अना की खातिर पाकिस्तान इस वक्त भेंट चढ़ा हुआ है पिछले 10 महीने से, और 4 साल ज़ाहिर है जब वो थे तब भी यही भुगत रहा था पाकिस्तान उनकी अना की खातिर। अब जो स्टोरियां उनकी बाहर आ रही हैं कि उनको ना जो है अपने ओहदे का कोई लिहाज था, ना उनको वज़ीर आज़म के जो है वो तकद्दुस का कोई पता था, और जो उनका दिल चाह रहा था वो बोल रहे थे, डिग्निटरीज के बारे में भी, इधर उधर भी। और अब जिस शख्स ने 2 बड़ी असम्बलियां जो है वो तोड़ दी सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि और जिस बंदे को इलेक्शन लड़ने का दौरा पड़ा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं कि सैलाब ज़दगान की सूरत हाल क्या है, उसका कोई लेना देना, बल्कि उल्टा वो क्या कहेंगे, पैसे मत भेजो, सैलाब ज़दगान की इमदाद मत करो, तरसीलात जो है बाहर से मत भेजो। और वो जो कोविड की बात कर रहे हैं ना, कोविड के उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि वो पैसे चेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सैलाब ज़दगान का बताएं, इसलिए बिकॉज कोविड में कारनामे कर चुकी है ना। और ये भी याद रखिए कि अभी तक IMF का वो प्रोग्राम चल रहा है जो इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। हम नया प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम अभी भी IMF के प्रोग्राम में ही है। इसीलिए जो स्टेट बैंक की जो उन्होंने वो की थी प्राइवेटाइजेशन टाइप की कोई चीज, वो हमने वो उस IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। सो हम प्रोग्राम से बाहर नहीं है प्यारे भाई, अभी उसी प्रोग्राम में है। और सैलाब ज़दगान की अब चेकिंग इसलिए हो रही है। एक मिनट, आखिरी बात मंसूर, एक मिनट, मुझे सिर्फ एक लाइन पूरी करने दो। कोविड के जब पैसों के अंदर, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी IMF के प्रोग्राम के अंदर जब आपने टाइगर फोर्स को पैसे बांटे थे ना, जब आपने उन पैसों के जरिए जो है वो हेलीपैड बनवाए थे ना, जब आपने उन पैसों के जरिए जो है वो 2 नंबरियां की थी, तो फिर जाहिर है लोग पूछेंगे, और उस IMF प्रोग्राम के होते हुए पूछ रहे हैं, बिकॉज नया प्रोग्राम साइन नहीं किया हमने। अच्छा, शेख वकास, मैं अतर भाई आपके पास आने लगा था, लेकिन शेख साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं शेख साहब? ये बड़ा, मैं अतर भाई ये शेख साहब की जरा मुस्कुराहट की वजह मैं पूछूं, शेख साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर आप? नहीं सर, मेरी मुस्कुराहट की कोई वजह नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि PTI का बंदा बैठा होता तो वो इनको जवाब ज़रूर देता। ये जो उनकी पॉलिसी के ऊपर बात करें, बड़ा जनरल सा सवाल हुआ था। और वो जो जनरल बाजवा की तारीफ़ करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने महीना पहले पब्लिक TV पे, पाकपी TV पे, तमाम TVs को एक तकरीर के दौरान ये कहा कि उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी, वो इमरान खान के थ्रू एक मुल्क में बेहतरी करना चाहते थे। उस पे शेख साहब मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते खबर दे दूं आप तीनों को, सुन लीजिए, एक खबर दे दूं, मुझे प्रोग्राम बंद करना है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद भी शहबाज शरीफ साहब उनसे मिल चुके हैं और उनसे जाके उनके घर पे मुलाकात कर चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। चलेंगे, मैं खबर देके मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।